हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और ईएलटी का जो आपका आगामी परीक्षा है जो कि 17 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है, उसकी प्रिपरेशंस में आप लोग लगे हुए होंगे। तो उसी क्रम में हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी को जो स्टडी कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम लोग अपना अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें आज हम लोग बेसिकली थाइमस ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो हम लोगों ने हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारी क्या होती है उसके बारे में भी स्टडी कर लिया है, हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है उसके बारे में भी स्टडी कर लिया है, और साथ ही साथ जो हमारी थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है उसको भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बेसिकली स्टडी कर लिया है, जिसमें मैंने आपको लाइव रिकॉर्डेड एज वेल एज हैंड रिटन पीडीएफ्स के फॉर्म्स में दोनों तरह के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं। और साथ ही साथ लोअर बॉटनी का जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट था उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसको भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग वायरस के बारे में जो शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं उस पर हम लोग चल रहे हैं। और दूसरा हमने लोअर जूलॉजी में जो आपको पढ़ाया था उसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट उसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। जैसे ही वायरस और बैक्टीरिया हमारा ख़त्म होगा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग स्टडी करते हैं थाइमस ग्लैंड्स के बारे में कि हमारी थाइमस ग्लैंड्स क्या होती है। थाइमस ग्लैंड भी हमारी बॉडी की सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, टी सेल्स को क्या करती है, मैचुरेशंस में हेल्पफुल होती है। इट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशंस होता है उसके लिए भी क्या होती है, हमारी थाइमस ग्लैंड क्या होती है, सबसे मुख्य रोल प्ले करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी दो तरह की सेल्स होती है, जिसमें बी सेल्स एज वेल एज क्या होती हैं, हमारी टी सेल्स होती हैं। तो बी सेल्स का जो मैचुरेशंस होता है वो हमारी बोन मैरो में हो जाता है, लेकिन जो हमारी टी सेल्स होती है वो बोन मैरो में उसका कंप्लीट मैचुरेशंस नहीं हो पाता है। तो फिर से क्या होती है, वो वंस अगेन क्या होती है, रिटर्न होकर के हमारी थाइमस ग्लैंड्स में आती है। और थाइमस ग्लैंड्स में आने के बाद क्या होती है, वो मैच्योर होती है, और मैच्योर होने के बाद क्या होता है, वो हमारी टी सेल्स जो होती है वो थाइमस सेल्स से क्या होती है, वो सिक्रीट होती है। तो इसलिए अपने को देखने को मिलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड ये मानी जाती है, जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशंस में भी क्या करती है, सबसे अहम और सबसे मुख्य भूमिका क्या होती है, निभाती है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग अपना अगला पार्ट देखते हैं, जो कि हमारी थाइमस ग्लैंड होती है। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग थाइमस ग्लैंड को देखें तो जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है, जैसे हम लोग ये जानते हैं, इस फिगर को हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि ये हमारा लैरिंग्स का पार्ट हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारा ट्रैकिया रीजन्स हो गया। ट्रैकिया के बाद अपने को देखने को मिला कि जो हमारा ट्रैकिया रीजन्स होता है, इसी के बोथ साइड में अपने को देखने को मिलता है कि हमारी एक ग्लैंड और पाई जाती है, जिस ग्लैंड को अगर आपको याद हो तो हमारी कौन सी ग्लैंड होती है, तो ये ग्लैंड हमारी जो होती है इसको हम लोग थायरॉइड बोलते हैं। इसी में जो एम्बेडेड हमारी ग्लैंड्स होती है, जिस ग्लैंड को हम लोग यहाँ पर जो नाम देते हैं वो हमारी कौन सी होती है, पैराथायरॉइड होती है। और फिर साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि थायराइड एंड पैराथायराइड के साथ में जो जहाँ पर हमारी क्या होती है, जो हमारी ट्रैकिया होती है, जहाँ से ये बाइफ्रक्टेट होती है, वहाँ पर क्या होता है, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर्स अपने को देखने को मिलता है, जो कि बाइलोब्स फॉर्म्स में होता है। यहाँ पर एक तरह की ग्लैंड्स देखने को मिलती है, और यही जो हमारी ग्लैंड्स होती है, इसी ग्लैंड्स को हम लोग कुछ और नहीं थाइमस ग्लैंड का नाम देते हैं। ये हमारी जो ग्लैंड होती है वो कौन सी ग्लैंड होती है, वो थाइमस ग्लैंड होती है, जो कि देखने को मिलता है कि फ्रंट ऑफ द हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है उसके फ्रंट पर पाई जाती है। और साथ ही साथ कहाँ पर, जो हमारा स्टर्नम होता है, इस स्टर्नम के जस्ट अपर सरफेस पर अथवा अपर पार्ट पर क्या होती है, ये लोकेट होती है। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा थाइमस ग्लैंड्स होती है वो लोकेट होती है हमारे चेस्ट रीजन पे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अपने को उसकी लोकेशन पता चल गई कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है वो कहाँ पर लोकेट होती है। दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है वो कम्प्लीटली जो होती है वो प्रोटीनियस नेचर की होती है। इट मीन्स ये इसमें जो होते हैं हमको प्रोटीन अथवा अमाइनो एसिड्स के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि इसकी जो वर्जिन होती है वो एंडोडर्मल्स होती है। जो हमारा सबसे पहला या दूसरा लेक्चर था उसी में मैंने आपको सारी की सारी वर्जिन बता दी है कि जितनी भी तरह की हमारी ग्लैंड्स होती हैं उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स की वर्जिन कहाँ पर होती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर अपने को देखने को मिल गई इसकी वर्जिन से, इसकी वर्जिन किस तरह से होती है।
इसकी वर्जिन अपने को देखने को मिल गई कि इसकी वर्जिन कैसी है, एंडोडर्मल वर्जिन देखने को मिल गई। दूसरा इसका नेचर देखने को मिल गया कि इसका नेचर कैसा होता है, तो नेचर भी हम लोगों ने देखा कि बेसिकली कैसी होती है, ये प्रोटीनियस नेचर की है। इसमें इसका नेचर जो होता है ये प्रोटीनियस नेचर का है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है उसकी वर्जिन जो होती है एंडोडर्मल वर्जिन की होती है, इसका जो नेचर होता है वो प्रोटीनियस नेचर्स का होता है। कहीं पर अगर आपको अमाइनो एसिड भी मिल जाए तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव से ही क्या होते हैं, मिल करके बने हुए होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर अपने को देखने को मिल गई कि लोकेट इन चेस्ट रीजन, लोकेट इन चेस्ट रीजन, ये हमारा जो चेस्ट रीजन्स होता है वहाँ पर क्या होता है, लोकेट देखने को मिलता है। अथवा हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फ्रंट ऑफ द हार्ट, कि फ्रंट ऑफ द हार्ट, कि जो हमारा हार्ट होता है उसके बिल्कुल फ्रंट पर क्या होती है, ये क्या होती है, सिचुएट होती है। सिचुएट ऐसा लिख सकते हैं, सिचुएट फ्रंट ऑफ द, सिचुएटेड फ्रंट ऑफ द हार्ट in the upper part of the sternum, in the upper part of the sternum, कि जो अपर पार्ट होता है स्टर्नम का वहाँ पर क्या होती है, ये लोकेट होती है। स्टर्नम क्या होती है, हमारी सबसे फ्रंट की जो ये बोन होती है उस बोन को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टर्नम का नाम देते हैं, जहाँ से हमारी सारी की सारी जो रिफ्स होती है वो क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो अपने को उसका वर्जिन भी पता चल गई, साथ ही साथ नेचर भी पता चल गया, साथ ही साथ उसकी लोकेशन भी पता चल गई कि इसकी लोकेशन कैसी होती है। और जैसा मैंने आपको बताया भी कि ये जो हमारी ग्लैंड्स होती है वो कैसी होती है, ये बाइलोब्ड ग्लैंड है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड, ये भी एक तरह की क्या थी, हमारी बाइलोब्ड ग्लैंड थी। तो वैसे ही ये भी क्या होती है, हमारी एक तरह की बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है यहाँ पर क्या होती हैं, हमारी टी सेल्स का क्या होता है, मैचुरेशंस होता है। टी सेल्स क्या होती है, यहाँ पर टी सेल्स का मैचुरेशंस देखने को मिलता है। इसी बिहाफ पर हम लोग इसको जो नाम देते हैं, आल्सो नोन एज ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द टी सेल, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल। ये इम्यूनिटी के लिए भी जानी जाती है, इसीलिए इसका एक नाम और होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं थ्रोन ऑफ द इम्यूनिटी, थ्रोन ऑफ द इम्यूनिटी का नाम देते हैं। इसको हम लोग एक नाम और देते हैं जिसको हम लोग बेसिकली मेंशंस करते हैं, किसको, स्कूल ऑफ टी सेल। इसको हम लोग कई सारे नेम से जानते हैं, इसको हम लोग थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी का नाम दे सकते हैं, इसको ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल्स बोल सकते हैं, इसको स्कूल ऑफ क्या नाम देते हैं, टी सेल्स का नाम देते हैं, अथवा इसको बोल सकते हैं टी सेल्स ना बोल करके इसको एक नाम और दे सकते हैं, टी लिम्फोसाइट। तो इस तरह से अपने को कई सारे बेसिक चीज़ें जो हैं अपने को पता चल गई थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड। सबसे पहली बात पता चल गई कि लोकेट कहाँ पर होता है, जो हमारा चेस्ट रीजन होता है वहाँ पर लोकेट होता है। साथ ही साथ हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं सिचुएटेड फ्रंट ऑफ द हार्ट, कि जो हमारा हार्ट होता है उसके बिल्कुल फ्रंट पर क्या होती है, और जो हमारा स्टर्नम जहाँ से होता है उसके जस्ट अबव क्या होती है, ये पाई जाती है। जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है वो कैसी होती है, बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, और जहाँ पर हमारा ट्रैकिया बाइफ्रक्टेट होता है बिल्कुल वहीं पर क्या होती है, सिचुएट होती है। और थाइमस ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो टी सेल्स के किस में होता है, मैचुरेशंस में देखने को मिलता है। और दूसरी बात अपने को देखने को मिल गई कि जो टी सेल्स की वर्जिन होती है वो एंडोडर्मल होती है, इसका नेचर जो होता है प्रोटीनियस नेचर का होता है। ये एक तरह की बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, इसको हम लोग कई सारे नेम से जानते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया थ्रोन ऑफ द इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल्स के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ स्कूल ऑफ टी सेल्स एज वेल एज इसको स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं कि ये कितने ग्राम की होती है, इसका अप्रॉक्सीमेट वेट कितना होता है। तो आप लोग सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अब पढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें अब देखते हैं कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है उस थाइमस ग्लैंड का वेट कितना होता है। तो वेट भी जो इसमें देखने को मिलता है वो 3 कंडीशन में देखने को मिलता है। एक तो अपने को देखने को मिलता है कि चाइल्ड बर्थ कंडीशन में, मतलब बर्थ कंडीशन में,
देखने को मिलता है, दूसरा अपने को देखने को मिलता है एडल्ट कंडीशन में, और तीसरा जो अपने को देखने को मिलता है वो ओल्ड कंडीशन में। इट मीन्स तीन ऐसे रीजन्स होते हैं, तीन ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें अपने को देखने को मिलता है इसका वेट। तो अगर हम लोग इसके वेट की बात करें कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है उसका वेट कितना होता है, तो एट बर्थ टाइम में अगर बात करें, एट बर्थ टाइम में बात करें, एट एडल्ट कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, और साथ ही साथ एट ओल्ड कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पर तीन कंडीशन लिखी गई। एट बर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो एट बर्थ में अपने को देखने को मिलता है कि लगभग जो होता है ये 10 से लेकर 12 ग्राम, जो इसका वेट होता है वो 10 से 12 ग्राम क्या होता है, इसका वेट देखने को मिलता है। वहीं पर एडल्ट में जो देखने को मिलता है वो 20 से 30 ग्राम इसका वेट देखने को मिलता है। वहीं पर एट ओल्ड कंडीशन में जो इसका वेट देखने को मिलता है वो 3 से 6 ग्राम क्या होता है, इसका वेट होता है। तो इस तरह से अपने को वेट देखने को मिल गया 10 से 12 ग्राम, एडल्ट में 20 से 30 ग्राम, और ओल्ड कंडीशन में जो होता है वो 3 से 6 ग्राम के आसपास क्या होता है, ये इसका वेट होता है। और एक सबसे बड़ी खास बात ये देखने को मिलती है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है वो मोस्ट एक्टिव होती है, मोस्ट एक्टिव, सबसे मोस्ट एक्टिव कब होती है, इन यंग वंस। इन यंग वंस कंडीशंस में क्या होती है, ये सबसे मोस्ट यंग वन कंडीशन में देखने को मिलती है कि ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है। उसके बाद क्या होती है कि जब सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है तो सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद में ये देखने को मिलता है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है, मैच्योरिटी आने के बाद में जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है वो कैसी होती है, वो देखने को मिलता है कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, अथवा हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये इनकॉन्सिक्यूअस नेचर की हो जाती है। ये कैसी हो जाती है, इनकॉन्सिक्यूअस हो जाती है अथवा रिटार्डेड हो जाती है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है, जो थाइमस ग्लैंड्स होती है, उस थाइमस ग्लैंड के दो प्राइमरी फंक्शंस देखने को मिलता है। पहला जो फंक्शंस देखने को मिलता है वो अपने को देखने को मिलता है कि वो एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन फंक्शन से देखने को मिलता है कि एक तो जो हो गया वो एंडोक्राइन फंक्शंस का हो गया। दूसरा जो अपने को देखने को मिलता है वो कैसा होता है, यह जो हमारा होता है, जैसा मैंने पहले ही भी बताया था, ये एक तरह का क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है। एंडोक्राइन फंक्शन का है तो डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलेगा ये क्या करेगा, सिक्रीट हार्मोन्स, ये क्या करेगा, हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा। और अगर वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स का होता है तो लिम्फॉइड अगर ऑर्गन का है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैचुरेशन ऑफ टी सेल। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा देखें तो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी थाइमस सेल्स होती है, मैंने पहले भी बताया कि उसका जो मैचुरेशंस होता है टी सेल्स का, वो हमारी थाइमस ग्लैंड में ही अपने को देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा पार्ट हो गया जिसमें अपने को देखने को मिल गया कि ये हमारा एंडोक्राइन फंक्शंस हो गया, दूसरा जो हो गया हमारा कौन सा हो गया, वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गया। अब यहाँ पर बात आती है हार्मोन्स की, तो यहाँ से देखने को मिलता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो यहाँ से सिक्रेट होते हैं, वो सेवरल हार्मोन्स क्या होते हैं, यहाँ से सिक्रेट होते हैं। और उन सेवरल हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम लोग जो नाम देते हैं वो हम लोग नाम देते हैं उसको थाइमोसिन का। तो आप लोग इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसके आगे डिस्कस करते हैं। थाइमोसिन हार्मोन्स होता है, थाइमोलिन हार्मोन्स होता है, एज वेल एज क्या होता है, हमारा थाइमोपोएटिन हार्मोन्स होते हैं। तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे हार्मोन्स होते हैं जो यहाँ से सिक्रीट होते हैं, अगर हम लोग उनकी बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इसका टीएस कर लेते हैं। जब हम लोग इसका एक टीएस सेक्शन लेते हैं तो टीएस सेक्शन लेने के बाद में देखने को मिलता है कि ये इसकी क्या होती है, थाइमिक सेल्स होती है। ये देखने को मिलता है कि इसकी एक तरह की थाइमिक सेल्स हो गई। ये इसमें देखने को मिला कि ये इसकी एक थाइमिक सेल्स होती है, जिसको हम लोग थाइमिक लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं। और ये हमारी जो थाइमिक लोब्यूल्स होती है ये बेसिकली देखने को मिलता है कि सिक्रीट हार्मोन्स, हार्मोन्स इट मीन्स ये क्या करती है, ये हार्मोन्स को क्या करती है, सिक्रीट करती है।
अब यहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, पहला जो होता है वो थाइमोसिन हार्मोन्स होता है। दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं तो वो जो होता है थाइम्यूलिन हार्मोन्स होता है। और तीसरा जो हार्मोन्स होता है अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो हमारा जो होता है उसको हम लोग थाइमोपोएटिन हार्मोन्स नाम देते हैं। ये 3 तरह का हार्मोन्स हो गया। तो जो हमारा थाइमोसिन हार्मोन्स होता है, ये थाइमोसिन हार्मोन्स जो होता है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट हार्मोन्स होता है। ये सबसे मोस्ट एबंडेंट हार्मोन्स होता है। और मोस्ट एबंडेंट हार्मोन्स होने के साथ साथ में ये कैसा होता है तो अपने को देखने को मिलता है ये प्रोटीनियस नेचर का होता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो तीनों तरह के हार्मोन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, उन तीनों तरह के हार्मोन्स का जो सबसे प्राइमरी फंक्शंस होता है वो एक होता है, और वो किसमें होता है, मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स के मैचुरेशन में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या करती है, ये प्ले करती है। अब यहाँ पर एक स्मॉलर यहाँ पर सेल्स देखने को मिलती है, जिस सेल्स को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं हैसल कॉर्प सेल्स या हैसल सेल का नाम देते हैं। और जो हैसल सेल्स होती है ये एक ऐसी सेल्स होती है जो कि हमारी कैसी होती है, ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है। इट मीन्स अगर अपने को देखने को मिला तो यहाँ पर एक फैगोसाइटिक सेल्स देखने को मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किडनी में बात करते हैं कि किडनी में भी हमारी क्या होती है, मेजेंजियल सेल्स होती है, जो कि एक तरह की क्या होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होती है। हम लोग लीवर में देखते हैं तो कुफर सेल्स अपने को देखने को मिलती है, डस्ट सेल्स देखने को मिलती है, जो कि क्या होती है, फैगोसाइटिक नेचर की होती है। वैसे ही इन केस में जो हैसल सेल्स होती है वो क्या होती है, एक तरह की फैगोसाइटिक सेल्स होती है। और अगर हम लोग इसमें देखें कि इसका जो सबसे प्राइमरी फंक्शंस होता है वो किसमें होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी की क्या होता है, प्रोडक्शंस में देखने को मिलता है। तो आपको ये बेसिक याद रखना है कि इसका जो सबसे चीफ हार्मोन्स होता है, जो मोस्ट एबंडेंट हार्मोन्स होता है, वो हमारा कौन सा होता है, थाइमोसिन्स होता है। तो थाइमोसिन्स जो होता है इसका सबसे मोस्ट एबंडेंट हार्मोन्स होता है। बाकी इसमें थाइमोलिन एज वेल एज क्या होता है, थाइमोपोएटिन हार्मोन्स भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से थाइमोसिन सबसे मोस्ट एबंडेंट है, ये प्रोटीनियस नेचर का होता है। और दूसरी बात ये हो गया कि जो तीनों हार्मोन्स होते हैं, तीनों हार्मोन्स का प्राइमरी फंक्शन ये होता है, ये मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट अथवा टी सेल्स के मैचुरेशन के लिए होता है। और इसका सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शंस के लिए क्या होता है। जब एंटीबॉडी के प्रोडक्शंस के लिए होता है तो इसीलिए हम लोग इसको जो नाम देते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इसको हम लोग थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी का नाम देते हैं, अथवा हम लोग इसको एक नाम से और जानते हैं, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, हम लिख भी दे रहे हैं। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको हम लोग ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल्स का नाम देते हैं। तो इसी बिहाफ पर इसको ये नाम दिया गया। और साथ ही साथ अपने को ये भी देखने को मिलता है कि एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो TGT 2010 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि पूछा गया था, यदि जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है, अगर उसको हम न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड से क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, तब क्या देखने को मिलता है, तब अपने को देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा वो उस बच्चे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स अगर हम बात करें कि इफ थाइमस ग्लैंड आर रिमूव्ड, थाइमस ग्लैंड आर रिमूव्ड इन यंग वंस, अगर बच्चे के अंदर से जो बेबी यंग वंस है, अगर उसके अंदर से हम थाइमस ग्लैंड को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव करने के बाद में देखने को मिलेगा कि वहाँ से जो फॉर्मेशंस होता है किसका, टी लिम्फोसाइट का, ये फॉर्मेशंस अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका TGT 2010 का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है ये किससे रिलेटेड होती है, जो थाइमस ग्लैंड है वो किससे रिलेटेड है, किससे कंसर्न्ड होती है। तो अपने को पता है कि ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शंस के लिए होती है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका जो रोल होता है, जो आंसर माना था आयोग ने, वो था इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन का होता था। ये एग्जाम में आपका TGT
2004 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका ओवरऑल जो क्वेश्चंस पूछा गया था आयोग के द्वारा वो टीजीटी 2010 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2004 में। तो टीजीटी 2010 में ये पूछा गया था कि जो यंगवंश होते हैं अथवा न्यू बॉर्न बेबी होता है, यदि उसकी बॉडी से हम थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है, तब क्या देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि उसकी बॉडी से टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हटा दिए तो टी लिम्फोसाइट बनेगा ही नहीं। अब दूसरी बात, थाइमस ग्लैंड किससे कंसर्न होती है, तो एंटीबॉडी से होती है, तो इसलिए हम लोग इसको इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस का देखने को मिलता है। तो ये टीजीटी 2004 में पूछा गया था। तो सबसे स्मॉल जो छोटी ग्लैंड थी, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं था, केवल अपने को 2-3 बातें इसमें याद रखनी है। एक इसका कॉमन नेम याद रख लेना, दूसरा इसमें याद कर लेना कि इसका बेसिक फंक्शंस क्या है और इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।